नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए हिंदी स्पेशल लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में फिर से मैं 20 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग पहली बात तो शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जो जिस शब्द में ये उपसर्ग जुड़ते हैं, जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ते हैं उस शब्द को सार्थक बना देते हैं। तो दोस्तों, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? आगे। जैसे कार एक शब्द है, इसके आगे एक उपसर्ग हमने जोड़ दिया अधि। तो दोस्तों, अधि इसका क्या हो गया? अधिकार हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अधिकार हो गया। तो पहले कार था, कार एक वाहन का नाम है, और अधिकार अब यहाँ पे इसका अर्थ बदल गया। तो लेकिन दोस्तों, अधि की बात की जाए तो अधि का अपना कोई भी अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसे सार्थक बना देते हैं। जैसे दोस्तों, अगर बात की जाए कार, और दोस्तों इसमें अगर हम धिक उपसर्ग जोड़ दें, क्या? धिक। तो दोस्तों, अब ये हो जाएगा धिक्कार। क्या हो जाएगा दोस्तों? धिक्कार। तो धिक का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन धिक्कार, धिक उपसर्ग जोड़ने से इस शब्द का एक अर्थ निकलता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे जोड़े जा रहे हैं। तो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, ये गलत है। किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। किसी भी शब्द के दोस्तों कहाँ जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। और किसी शब्द के आगे जुड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों विकल्प सही है। किसी शब्द के पहले जुड़ता है या शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 2 नंबर देखते हैं। धड़ाक में प्रत्यय है। तो दोस्तों, प्रत्यय बेस शब्दांश होते हैं। शब्द ये भी नहीं होते, ये भी शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? शब्दांश। तो प्रत्यय बेस शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। क्या करते हैं? किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो दोस्तों, धड़ में हम क्या जोड़ें? धड़ शब्द है और इसमें क्या जोड़ दें कि धड़ाक हो जाए। तो दोस्तों, आँख शब्द जोड़ने से ये क्या हो जाएगा? धड़ाक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? धड़ाक। इसमें होता क्या है दोस्तों, जब प्रत्यय देखना हो तो हमें पीछे से एक एक वर्ड को हटाना होता है। एक एक वर्ड को हटाना होता है। आगे वाला वर्ड जब सार्थक हो जाए और पीछे वाला एक प्रत्यय का रूप दे दे तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। जैसे धड़ाक में पहले का को हटाएंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा? धड़ा बन जाएगा, धड़ा। लेकिन दोस्तों, धड़ा कोई शब्द नहीं होता है। धड़ा कोई शब्द नहीं होता है। अब इसमें क्या करेंगे? इस आ को हटाएंगे तो अब इसे दोस्तों आग जोड़ेंगे और धड़ इधर बन जाएगा। तो दोस्तों, धड़ एक शब्द हो गया और बाद बाकी जो भी बचा वो आपका प्रत्यय हो गया। तो दोस्तों, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आग प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 3 नंबर। उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उपसर्ग को क्या कहते हैं? ये शब्दांश होते हैं। ये शब्दांश होते हैं, वाक्यांश नहीं होते। वाक्यांश तो दोस्तों शब्द या पद हो जाएंगे। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा शब्दांश। विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों, इसमें क्या है? आशा एक शब्द होता है, आशा। और दोस्तों, आशा में एक उपसर्ग जोड़ दें, प्रति। तो दोस्तों, इसमें संधि हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्याशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्याशा। तो दोस्तों, इसमें क्या? आशा एक सार्थक शब्द है। आशा एक सार्थक शब्द को निकालने के बाद हमारे पास जो शब्द बचता है, जो शब्दांश बचता है दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। तो यहाँ क्या बचा? प्रति बचा। तो प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 5 नंबर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों, देखते हैं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, बाद एक शब्द होता है, इसमें अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जय, दोस्तों जय एक शब्द होता है, इसमें
परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों प्रभाव और ओढ़ना। तो दोस्तों भाव एक शब्द होता है भाव, इसमें प्र उपसर्ग जुड़ा है। लेकिन दोस्तों ओढ़ना में कोई ऐसा शब्दांश नहीं है जिसे हम निकालें तो दूसरा शब्द सार्थक हो जाए। जैसे अब ढना कहें दोस्तों तो ये कोई शब्द नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 6 नंबर। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्तों मुझे बाहर जाना ये एक वाक्य है, मुझे बाहर जाना है। तो दोस्तों यहाँ ये वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, पूर्ण विराम। मुझे बाहर जाना के बाद क्या लगना चाहिए, पूर्ण विराम लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या जो बताई वो 20 बताई। कितनी बताई दोस्तों, 20 बताई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो दोस्तों जो ये वाला निशान लगा है, ये वाला निशान जो लगा है इस तरह से और इस तरह से, तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये उद्धृढ़ चिन्ह है। क्या है, उद्धृढ़ चिन्ह है। तो दोस्तों उद्धृढ़ चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। ये एकल उद्धृढ़ हो गया और दोस्तों जब डबल करके लगाते हैं तो ये द्विक उद्धृढ़ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, द्विक उद्धृढ़ हो गया। यहाँ एकल उद्धृढ़ चिन्ह यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 2 नंबर, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे यहाँ कोई शब्द लिखते हैं और उसका अगर अर्थ नहीं पता होता है तो उसके अर्थ को स्पष्ट करके कोष्टक में लिख देते हैं। तो दोस्तों किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं, कोष्टक चिन्ह का यूज करते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों संग्राम, दोस्तों जहाँ पर भी ये अनुस्वार होगा इसका अर्थ माँ में लेंगे। किसमें, माँ। और दोस्तों स आगे लगा हुआ तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सम। सम के बाद एक शब्द बचेगा क्या दोस्तों, ग्राम। तो ग्राम एक सार्थक शब्द है, ग्राम एक सार्थक शब्द है। ग्राम में क्या जुड़ा था, सम जुड़ा था। तो दोस्तों संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। दोस्तों एक शब्द मैं आपको देता हूँ, अलंकार। अलंकार में उपसर्ग बताइए, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए हम किसी भी शब्द के साथ एक उचित क्रिया रखें और ऐसी क्रिया रखें जिसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों बनता हो, या एक उचित विशेषण रख लें, एक ऐसा विशेषण जिसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो। तो दोस्तों अब हम इसमें स्त्रीलिंग पहचानना है। तो दोस्तों हवाला, हवाला किया या की, तो हवाला किया। हमला, हमला हुआ या हुई, तो दोस्तों हमला हुआ। ये दोनों पुल्लिंग में हैं। लेकिन हरकत, हरकत की, हरकत किया नहीं दोस्तों, हरकत की। तो जब क्रिया स्त्रीलिंग की आएगी तो दोस्तों ये शब्द भी कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। हरकत कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 12 नंबर, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों पहली बात, अगर अर्थ के आधार पर वाक्य की प्रकार की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न को, बच्चे खेल रहे हैं। तो दोस्तों आज्ञा की तो कोई बात नहीं, आज्ञा नहीं दी गई है। निषेधात्मक मनाही भी नहीं की गई है, नहीं का भी यूज नहीं हुआ है। प्रश्नवाचक प्रश्न भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये वाक्य कौन सा हो जाएगा, विधान वाचक हो जाएगा। कौन सा, विधान वाचक। तो बच्चे खेल रहे हैं कैसा वाक्य दोस्तों, विधान वाचक वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता कौन है। तो दोस्तों कर्ता निकालने के लिए हम कौन का प्रयोग करते हैं, किसका, कौन का या क्या का। तो दोस्तों क्या भेजी गई, क्या भेजी गई, चिट्ठियाँ, या कौन भेजी गई दोस्तों, चिट्ठियाँ। तो इसका कर्ता क्या हो जाएगा, चिट्ठियाँ। ठीक है दोस्तों। कौन या क्या प्रश्न करके क्रिया से हम आसानी से कर्ता ढूंढ पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 14 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और दोस्तों तीसरा होता है मिश्र वाक्य। कौन सा दोस्तों, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है दोस्तों। तो
रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर बात की जाए तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों अलमारी की बात की जाए तो अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं आलपिन और गमला। तो दोस्तों आलपिन और गमला भी ये दोनों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? तो कोई एक वाक्य होता है। तो दोस्तों जो वाक्य होता है तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। एक होता है दोस्तों उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक कौन सा होता है दोस्तों? विधेय। तो उद्देश्य जो होगा वो कर्ता होगा, कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है दोस्तों, और कर्ता को छोड़ करके जो कुछ भी बचता है वो सारा का सारा विधेय में आ जाता है। तो दोस्तों हम इसमें कर्ता देखेंगे, कर्ता कौन सा? अगर कर्ता मिल जाएगा तो हमें उद्देश्य मिल जाएगा। तो तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। तो दोस्तों किसने लगाए? तेंदुलकर ने। किसने? तेंदुलकर ने। तो दोस्तों यहाँ तेंदुलकर कर्ता हो गया। तो जो कर्ता होता है वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो दोस्तों इस वाक्य का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तेंदुलकर। इस वाक्य का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तेंदुलकर। और तेंदुलकर के बाद जो पूरा वाक्य बचा वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विधेय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 18 नंबर। तुर्की शब्द है। तो दोस्तों तुर्की भाषा कौन सा शब्द है? अजब। अजब जो है वो एक तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न 19 नंबर। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी के पर्यायवाची होते हैं। वे शब्द जो किसी के पर्यायवाची होते हैं, या फिर ये कहें दोस्तों जो योग भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं। जो योग भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दोस्तों जलज की बात की जाए तो ये कमल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों एक जैसे कई होने के बावजूद भी उनमें से किसी एक को ही चुना जाए। जैसे जलज का अर्थ होता है जल में जन्मा, जल में जन्मा। तो दोस्तों जल में जन्मा कौन होता है? कमल भी होता है, जल में जन्मता है। कुमुदनी भी होता है, कुमुदनी। और दोस्तों काई भी जल में जन्मती है। लेकिन इन सभी में से सबको छोड़ करके जो जलज है वो विशेष रूप से कमल को ही कहते हैं। तो दोस्तों जब एक जैसे बहुत सारे हों उनमें से किसी एक को चुना जाए, जब एक को चुना जाए तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे दोस्तों? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। और दोस्तों जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण हैं दोस्तों, वे सारे के सारे योग रूढ़ शब्द में ही आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो दोस्तों अभी बताया उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। वाक्य का जो कर्ता होता है वो दोस्तों उद्देश्य होता है, और कर्ता के बाद जो कुछ भी बचता है वो क्या बचता है? विधेय बचता है। तो दोस्तों यहाँ खत्म होते हैं आपके 20 प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।